आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। 12th का और कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बायोमोलिक्यूल्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आप हेडिंग डाल दीजिएगा। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल और टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। लिख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मोनोसैकराइड्स। ये वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलाइज ही नहीं होते हैं। These are the simplest carbohydrate which do not hydrolyze। जैसे लिख लो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इस टाइप के। आप देखोगे इनकी हाइड्रोलिसिस ही नहीं होती है। तो इनकी हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगी। तो ये मोनोसैकराइड जो होती हैं ये दो टाइप के होती हैं। पहला होता है एल्डोस। एल्डोस का मतलब है दीज कंटेन एल्डिहाइडिक ग्रुप। इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। देखिए जैसे ये इसका जर्नल फार्मूला है। ये एन जो है ये है 127। इसकी वैल्यू 1 से 7 तक आप रख सकते हैं। जैसे आप एन की जगह 1 रखिए तो बताइए एन की जगह 1 रखोगे ये बन जाएगा। कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन है तो इसको कहते हैं एल्डो ट्राइओज। अगर आपने एन की जगह 2 रख दिया तो टोटल कार्बन गिन लीजिए कितने हैं। टोटल कार्बन है 4। तो इसका नाम हो जाएगा एल्डो टेट्रोज। पर हमारे काम का जो है वो है टोटल 6 कार्बन। यहां 4 रख दो, एन की जगह 4 रख दो तो 6 कार्बन है। इसको बोलेंगे एल्डो हेक्सोज, जिसको आप ग्लूकोज कहते हैं। तो हमारे काम का ये है। और पहला है जिसका नाम ग्लिसरल्डिहाइड होता है। तो ये काम का है और ये काम का। बीच के सब हमारे कोई काम के नहीं है। लिख लीजिए। तो मोनोसैकराइड वो होते हैं जो हाइड्रोलाइज नहीं होती। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इस टाइप के। ये 2 टाइप के होती हैं। पहला एल्डोज, दूसरा कीटोज पढ़ेंगे अभी। एल्डोज वो होते हैं जिनके अंदर ये एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है ना। जर्नल फार्मूला ये है। इसमें एन की वैल्यू 1 से 7 तक आप रख सकते हैं। अगर आपने 1 रखा तो ये बन जाएगा एल्डो। 3 कार्बन है ट्राइओज, इसको ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। फिर 2 रखा तो 4 कार्बन है तो एल्डो टेट्रोज।
4 रख दिया तो टोटल कार्बन हो गए 6। इसको एल्डो हेक्सोस कहते हैं, 6 कार्बन है, ये ग्लूकोज कहलाता है। हटा दें। इसका दूसरा पार्ट है कीटोस। तो सेकंड पार्ट है कीटोस, मोनोसैकराइड का सेकंड पार्ट कीटोस। इसमें क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप। तो दे कंटेन कीटोनिक ग्रुप। इनमें कीटो ग्रुप मिलता है, जैसे ये इसका जर्नल फार्मूला है। इसमें n की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक रख सकते हैं आप। तो आप यहां पर 1 रख दीजिएगा, या पहले n की जगह 0 पुट कर दो, तो ये सबसे छोटा आपको मिल जाएगा कीटोस। इसका नाम है कीटो 3 कार्बन ट्राइओस। पर हमारे काम का है 6 कार्बन वाला, जैसे पहले था। तो 6 कार्बन के लिए यहां 3 रख दो आप। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 6। तो इसको क्या बोलेंगे, कीटो हेक्सोस, जिसको हम फ्रुक्टोस कहते हैं। तो ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों का, लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप आता है, फ्रुक्टोज में कीटो ग्रुप आता है। ये दोनों में बड़ा फर्क है, लिख लीजिएगा। तो मोनोसैकराइड के 2 पार्ट थे, एल्डोज एंड कीटोस। कीटोस का जर्नल फार्मूला ये है, इसमें n की वैल्यू 0 से 6 तक रख सकते हैं। अगर 0 रखोगे तो ये आ जाएगा। मिनिमम 3 कार्बन का कीटोज होता है, 3 कार्बन है इसलिए इसे कीटो ट्राइओज बोलते हैं। पर हमारे काम के लिए 6 कार्बन चाहिए, जिसका नाम है फ्रुक्टोज। चलिए हटा दें। तो ये मोनोसैकराइड खत्म हो गया। अब हेडिंग डाल दीजिएगा DL कॉन्फ़िगरेशन। लिख लो। इसके लिए जिसको स्टैंडर्ड माना गया है वो है ग्लिसरल्डिहाइड। लिख लीजिए। अब देखिए, अब इसमें आपको एक चीज बता दें, हम जो आपको बताने जा रहे हैं इसी के अंदर वो है फिशर फार्मूला या फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि मैक्सिमम कार्बन जो हैं इसे बनाते समय आपको वर्टिकल लाइन में रखने हैं। दूसरा, आपको जो सीनियोरिटी टेबल में नॉमेनक्लेचर में जो ग्रुप ऊपर दिखाई देता है सीनियर है, उसे टॉप पे रखना है। तो लिखो सीनियर ग्रुप प्रेजेंट ऑन द टॉप पोजीशन। इसको टॉप पोजीशन पे रखना। लिख लीजिएगा।
देखिए कैसे बता रहा हूं। जैसे ये ग्लिसरॉल्डिहाइड ले लिया तो आपको मालूम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन का होता है। तो आपको मालूम है एल्डिहाइड और अल्कोहल में सीनियोरिटी टेबल में एल्डिहाइड ऊपर होता है, मतलब सीनियर है, तो इसको टॉप पे रखना है और सबसे ज्यादा कार्बन वर्टिकल लाइन में रखने हैं। ये फार्मूला है ग्लिसरॉल्डिहाइड का। अगर OH राइट हैंड साइड में आ जाए तो इसको डी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर OH लेफ्ट पोजीशन पे आ जाए, बस OH से सारा मालूम पड़ जाएगा। अगर OH लेफ्ट में तो इसका नाम है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ध्यान रखिए फिशर फार्मूला बनाते समय सबसे ज्यादा कार्बन वर्टिकल लाइन में होने चाहिए, 1 2 3। जो सीनियरिटी टेबल में आता है ऊपर उसे टॉप पे रखो, इन दोनों ग्रुप में इसको टॉप पे रखो क्योंकि ये सीनियरिटी टेबल में ऊपर आता है। तीसरी बात है ये देख लो, अगर OH राइट में तो D, OH लेफ्ट में है तो L। ये डेक्स्ट्रो, ये लेवो। चलिए अब हम फिशर फार्मूला जो है या DL कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम ग्लूकोज में लगा के देखते हैं। तो बताइए ग्लूकोज का फार्मूला ये होता है, ये है ग्लूकोज का फार्मूला 1 2 3 4 5 6। आप ये देखिए कि इसमें ये देखो एल्डिहाइड और अल्कोहल में ये सीनियर ग्रुप है, टॉप पे है, मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल लाइन में। तो ये वाला कार्बन देखिए आप, ये बताइए H और OH में OH कहाँ है? राइट हैंड साइड में। तो दूसरी पोजीशन D हो गई, तो इसको आप बोलेंगे दूसरी पोजीशन जो है 2D, कॉमा 3 में OH लेफ्ट में तो 3L, 4 में OH राइट पे है तो 4D, 5 में भी राइट पे है 5D। तो आपने देखा ये 4 कार्बन है किस किस पोजीशन पर है। और OH कहाँ है इसमें? ये वाला देख लो आप, पहला वाला या लास्ट वाला कंसीडर कर लेते हैं। कहाँ पर है? ये राइट में, तो इसको डी ग्लूकोज बोलते हैं। और अगर इसी में इंटरचेंज कर दूं मैं, मान लीजिए ये मैंने इंटरचेंज कर दिया, इसको कर दिया इधर, बाकी एज इट इज लिख दिया, है ना। इसको इधर, इसको इधर, ऐसे लिख दिया। ये इसकी मिरर इमेज बना दिया आपने। तो बताइए 1 2 3 4 5 6। तो बताइए ये 2 वाला जो है इसमें OH कहाँ आ गया? अब लेफ्ट में। इसमें भी OH कहाँ पर है? इसमें H और OH, सॉरी H इधर आ जाएगा। इसमें कहाँ है? राइट पे, तो 3D। फिर 4 पे कहाँ है? L पे। भाई इसकी मिरर इमेज है, आप ये समझ लीजिए। ये ले, तो आप देख रहे हो इसके अंदर ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो ये डी ग्लूकोज है तो इसका नाम पड़ जाएगा एल ग्लूकोज। इसमें लेफ्ट पोजीशन पे आ रहा है ना ये वाला या ये वाला, पहला ये वाला और ये पोजीशन वाले को देख लिया करो। अगर इसमें OH लेफ्ट में है तो L, और सेकंड या फिफ्थ पोजीशन पे OH राइट में है तो नाम हो जाएगा इसका D।
अब बताओ, फोर्थ वाले में OH लेफ्ट में, फिफ्थ वाले में भी लेफ्ट में, ये नाम पड़ जाएगा। तो हर पोजीशन को भी आप बता सकते हो D है या L है। लिख लिया। चलिए, अब इसको हटा दे रहा हूं। हेडिंग डालिएगा साइक्लिक हेमी एसीटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये आपके पास ग्लूकोज है, देखिए ऐसे ही बनाते हैं ना ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, इसमें 1 2 3 4 5, पहला और पांचवा, पांचवें का जो H है वो यहां अटैक कर देता है O के ऊपर। तो बताइए, अगर ये H अटैक कर देगा तो ये कैसा दिखाई देगा? O के संग क्या जुड़ गया है? H। बाकी एज इट इज लिख दो आप। कार्बन लगाओ चाहे मत लगाओ। ये बताओ, यहां से H ने अटैक कर दिया इसके ऊपर, तो यहां क्या रह गया? O। ये रह गया भाई। H जब इधर आ गया है ना, तो उसके बाद क्या बचा? O। तो इनको इंटरलिंक कर दो, पहले और पांचवें। अब आप देख रहे हो ये कार्बन है, इसके संग OH भी लिखा है और ईथर ग्रुप भी लगा। ये देखो, इस कार्बन से OH भी है और ईथर भी है। इस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन, जिसमें ऐसा अरेंजमेंट बन जाए OH भी हो और O। देखो OH भी है इस कार्बन से और O भी जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। अब आपने ये बना लिया, तो इसमें ये बताइए देखकर, ये OH पहली पोजीशन पे कहाँ आ रहा है? राइट की तरफ। तो इसका नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा ग्लूकोज कहलाता है, ये राइट पोजीशन पर। और अगर इसी में मैं OH इधर कर दूं, H इधर, देखो दोनों प्रोबेबिलिटी है इसमें। ये H ने अटैक किया तो भाई आप कहोगे OH बन गया, तो OH को यहां भी तो लिख सकते हो आप। तो अगर आपने OH इधर कर दिया और H इधर कर दिया, तो OH कहाँ आ रहा है? आप सिर्फ पहली पोजीशन देखो, कहाँ आ रहा है? लेफ्ट में। इसका नाम हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। आ रहा है समझ में? अल्फा और बीटा क्या होता है? पहली पोजीशन देख लो बस आप। क्लियर है? चलिए, अब ये जो आपने सीखा है, इसी से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। लिख लो, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। ये कई बार पेपर में बनाने को आता है। तो ये था हेमीटल, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये हावर्थ प्रोजेक्शन है इसका। तो मान लो पहले अल्फा का ही बना देता हूं, यहाँ लिख लो अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसे बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक हेक्सागन बना लेना है। देखिए, पहला और पांचवा किससे जुड़ा हुआ है? O से। तो यहां से शुरुआत करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
पहला और पांचवा कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? O से। पहला और पांचवा O से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं कि जो राइट हैंड साइड पर हो उसे तो आपको नीचे लिखना है, समझे? और जो LHS पे हो लेफ्ट हैंड साइड में उसको ऊपर की साइड में लिखना है, बस ये ध्यान रखना। जैसे ये देखो, ये कार्बन है पहला, इसमें OH कहाँ है? राइट पे। तो राइट पे है तो इसे डाउन में लिखेंगे और H को यहां लिखेंगे। अब देखो सेकंड पोजीशन पे OH राइट में है, राइट मींस डाउन, तो सेकंड पोजीशन पे ये डाउन पे। थर्ड पोजीशन में राइट पे H है, राइट को कहां लिखते हैं? डाउन, तो अब H नीचे आ जाएगा, बहुत आसान है। फोर्थ पोजीशन में OH राइट में, तो डाउन। अब बस लास्ट फिफ्थ बची, तो फिफ्थ के संग जुड़ा हुआ है CH2OH। ये छठे नंबर का कार्बन है ना, 5 6, और इसके संग H भी ये नीचे लिख दो। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका नाम है हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा मींस OH राइट हैंड साइड में, और अगर इसी का बीटा बनाना हो तो बना लो, बस OH को इधर कर दो, H को इधर, बीटा बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लिख लें। चलिए, अब आपको बताते हैं कि ओपन स्ट्रक्चर क्या होता है ग्लूकोज का। ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वो आप जानते ही, ये है ओपन स्ट्रक्चर, जो आपने कई बार बनाया है। तो आप सोच रहे होंगे फिर क्यों बना रहे हैं जब कई बार बना चुके हैं, है ना? तो उसके पीछे कारण है। आप जानते हैं जिस कार्बन पर जुड़ने वाले चारों ग्रुप या एटम अलग अलग हों, इसको कायरल कार्बन बोलते हैं। ये आपने आइसोमेरिज्म में पढ़ा है, कायरल कार्बन। चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो बताओ, ये वाला कार्बन जो है इस पर क्या चारों अलग हैं? ये अलग, ये अलग, ये अलग, और ये जो पूरा नीचे है ये अलग। इस पर देखो चारों अलग हैं, ये अलग, ये अलग, ये जो इसके ऊपर है ये अलग, नीचे अलग। देखो नीचे CH2OH है, ऊपर CHO है। ऐसे ही इसे देख लो, ऐसे ही इसे देख लो। तो ये चार कार्बन कायरल कार्बन है। N क्या है? कायरल कार्बन। और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, इसका फार्मूला ये होता, पढ़ा है आपने। तो यहां N की जगह 4 रख दो। तो आप कहेंगे ग्लूकोज के 16 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। लिख लो, ये पेपर में क्वेश्चन कई बार आता है, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर आर पॉसिबल ऑफ ग्लूकोज। तो पहले कायरल कार्बन देख लो, इस फार्मूले में रख दो, आइसोमर आ जाएंगे। लिख लिया। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताइए साहब, फ्रुक्टोज की बात कर लेती, ये ग्लूकोज की थी, अब फ्रुक्टोज की बात करते हैं। तो बताइए फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या है? ओपन स्ट्रक्चर, वो ये होता है ना? ये फ्रुक्टोज का फार्मूला। अब इसमें आप देख लो कायरल कार्बन कितनी, ये तो देख नहीं सकते, डबल बॉन्ड है भाई। कायरल के लिए चारों सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो देखो इस पर चारों अलग अलग हैं, इस पे भी अलग है, इस पे भी अलग है। तो इसमें 3 कायरल कार्बन है।
तो बताओ ऑप्टिकल आइसोमर का फार्मूला ये होता। तो आप कहोगे फ्रुक्टोज के 8 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, ग्लूकोज के 16 और फ्रुक्टोज के 8, क्योंकि इसमें 3 कायरल कार्बन। लिख लिया। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। अब आपको एक टर्म बताते हैं, कई बार पूछता एपीमर्स। जैसे अभी अभी आपको ध्यान होगा, आपने अल्फा और बीटा ग्लूकोज बनाया था, याद होगा, है ना, ऐसे बनाया था। इसको बना लीजिएगा, ये अल्फा ग्लूकोज है। अब अल्फा ग्लूकोज है जी, है ना, इसका आप अल्फा डी ग्लूकोज, इसका आप बीटा डी बनाओ, है ना। देखिए, या ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। इसमें क्या करो, ये 1 2 मतलब पहले को छोड़कर कोई भी कार्बन लो और कोई भी एक ग्रुप इंटरचेंज कर दो। मान लो आपने ये कर दिया, बाकी एज इट इज रहने दिए, केवल एक चेंज करा, बाकी सब ऐसे ही है। लिख लो। लिख लिया। अच्छा, ये साइक्लिक तो है नहीं, इसको ऐसे ही लिख रहे थे। ये अल्फा और वो नहीं बनाया ना हमने, ये केवल डी ग्लूकोज ले लिया है। यहाँ CH होता है, वो तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें यहाँ CHOH आता है। तो जैसे ये आपने लिख लिया, केवल ये इंटरचेंज हो रहा है, पहला नहीं, पहले पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बाकी कोई भी एक इंटरचेंज हो जाए, है ना। तो इसका नाम अभी तो बता देता हूं, इसको डी मनोस बोलते हैं। ये ग्लूकोज है, ये मनोज है। तो बेटे इसमें देखो, केवल इंटरचेंज यहां हो रहा, बाकी किसी में नहीं हो रहा है। ये देखो आप, सेकंड पोजीशन पे इंटरचेंज हो रहा, बाकी सब सेम है। तो इसको बोलते हैं कि ये दोनों के दोनों C2, ऐसे लिख लो, C2 एपीमर है। तो एपीमर वो होते हैं जिसमें पहले वाले कार्बन में कोई चेंजेस नहीं आए। यहां लिख लो, नो चेंज ऑन द फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन जिसको हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, एनोमेरिक, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, बाकी किसी में भी आ जाए। सेकंड पॉइंट लिख लो, इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स एट एनी कार्बन एक्सेप्ट फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे कोई चेंज ना आए, बाकी किसी में भी चेंज आ जाए। जिस कार्बन पे चेंज आएगा वो ही कार्बन एपीमर कहलाएगा। ये दोनों C2 एपीमर है। मान लो इसमें आ जाए तो C4 एपीमर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हमने लेक्चर 1 पढ़ा है, जिसके अंदर हमको जर्नल बातें बताई गई हैं। अब हम इसका लेक्चर 2 जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम आपको ग्लूकोज, फ्रुक्टोज,
इसकी पूरी स्टडी बताएंगे लेक्चर 2 में, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो लगा हो कि साहब इसमें तो बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला है, स्टिल कर करके देखें पूरा वीडियो, तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल के अंदर कार्बोहाइड्रेट, लेक्चर नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको कार्बोहाइड्रेट बताएंगे क्या होते हैं और उसमें ग्लूकोज के बारे में पूरा ज्ञान देंगे। तो आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट हेडिंग डाल लीजिएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट अपने नाम से ही बता रहा है, कार्बो प्लस हाइड्रेट, मतलब द हाइड्रेट ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। जब भी कार्बन में वाटर मिला हुआ हो उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कैसे, देखिए, आपसे किसी ने कहा कि ये ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, फार्मूला दोनों का सेम होता है। या आपसे किसी ने कहा कि ये सुक्रोज है या शुगर है या माल्टोज है, तीनों का फार्मूला सेम होता है। या आपसे किसी ने कहा ये सेलुलोज है और या स्टार्च, तो आप बताइए ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, इसका फार्मूला ये होता है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो आप बताएं कार्बन में वाटर मिला हुआ है नहीं मिला हुआ है, तो आप इसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। द हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन में वाटर मिला हो उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि इसमें कार्बन में वाटर मिला हुआ है। इसे देखिए, इसका फार्मूला आप शुगर का जानते हैं सब। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो बताइए कार्बन में वाटर मिला हुआ है, तो ये सब क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। इस पर आ जाइए, ये इसका फार्मूला है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? है ना। तो सेलुलोज बोल लो, स्टार्च बोल लो, इसको इंसुलिन भी कहते हैं। तो बेटा सब में कार्बन में वाटर मिला है, देख लो, इसलिए ये सब कार्बोहाइड्रेट्स। लिख लो। यहां मैं कुछ एक आध एक्सेप्शन लिख रहा हूं। ये लिखा है, इसको रेमनोस कहते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ कार्बन का हाइड्रेट तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है, जबकि कार्बन में वाटर नहीं मिला हुआ है, ऐसे नहीं लिख पाओगे आप इसे। तो रेमनोस कार्बोहाइड्रेट है जबकि इसमें कार्बन में वाटर नहीं मिला है, ये ध्यान रखो, ये एक्सेप्शन। अच्छा, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं एक्सेप्शन में जिनमें कार्बन में वाटर मिला हुआ है फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे देखो, जैसे आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड, तो ये जरूर ध्यान रख लें आप, फॉर्मल्डिहाइड ये लिखा है, तो बताओ कार्बन में वाटर मिला हुआ है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं है, तो वो मैं अभी बताता हूं आपको। दूसरा है एसिटिक एसिड,
क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3COOH? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये भी कार्बन का हाइड्रेट है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसे ही लैक्टिक एसिड, इसका फार्मूला ये है ना? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये भी कार्बन का हाइड्रेट है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मतलब कार्बन का हाइड्रेट होते हुए भी ये डेफिनेशन गलत हो जाती है इसके अंदर। क्यों होती है? हटा दूं? तो ये जरूर ध्यान रख लें, ये कार्बन का हाइड्रेट नहीं है फिर भी कार्बोहाइड्रेट है, ये तीनों कार्बन में हाइड्रेट मिला हुआ है, वाटर मिला है, फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल एक नई डेफिनेशन आ गई है कार्बोहाइड्रेट की, लिख लो। नाउ द टर्म कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ध्यान रख लो। अब जैसे ग्लूकोज आप बनाते हो, ऑप्टिकली एक्टिव है, अभी बनाए थे 16 आइसोमर पिछले वाले टर्म में 2 की पावर n, और इसके अंदर 4 कायरल कार्बन थे और OH ग्रुप भी था, है ना? तो एल्डिहाइड भी था और बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप OH भी थे और ऑप्टिकली एक्टिव भी था, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट। अब आप ये बनाओ फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन का हाइड्रेट है लेकिन इसमें OH है नहीं है, तो OH का होना और वो भी क्या हो, 2 या उससे ज्यादा हो, पॉलीहाइड्रोक्स, है ना? जैसे मान लीजिए आपके पास ग्लूकोज है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये ग्लूकोज है, तो बताइए इसमें बहुत सारे OH ग्रुप हैं कि नहीं है? एल्डिहाइड है, यस। OH बहुत सारे हैं, यस, पॉलीहाइड्रोक्सी, और 4 कायरल कार्बन है जिससे इसके ऑप्टिकल आइसोमर 16 बन जाते हैं। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब वो कार्बोहाइड्रेट है, लिख लो। ये आजकल की डेफिनेशन बताती है। तो समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट क्या होती हैं, जो कार्बन के हाइड्रेट्स हों और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें आप लिख लीजिएगा क्लासिफिकेशन of carbohydrate on the basis of physical property। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया, पहला शुगर और सेकंड होता है नॉन शुगर। शुगर आप सब जानते हैं, शुगर खाने में मीठी होती है, क्रिस्टलाइन होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है। तो 3 बातें ध्यान रख लें। पहला, क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है, और तीसरा स्वीट इन टेस्ट होती है।
जैसे एग्जाम्पल जरूर याद रख लें, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, और शुगर तो है ही, सुक्रोज बोल दो। नॉन शुगर में इसको उल्टा कर दो, बताओ क्रिस्टलाइन का उल्टा क्या होता है? एमरफस। तो ये एमरफस सॉलिड होता है। ये वाटर में सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। ये स्वीट इन टेस्ट हैं, ये टेस्टलेस है। जैसे एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, सेलुलोज, स्टार्च, इस टाइप के एग्जाम्पल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को दो हिस्सों में बांट दिया बेटा, शुगर और नॉन शुगर। शुगर आप जानते हो क्रिस्टलाइन होती है, चीनी पानी में सॉल्युबल होती है, खाने में मीठी होती है, और इसका उल्टा कर दो जस्ट तो नॉन शुगर हो जाएगा। हटा दें। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला मोनोसैकराइड, दूसरा ओलिगोसैकराइड, तीसरा पॉलीसैकराइड। बहुत आसान है, कोई कलाकारी नहीं है। ये मैंने बिगिनिंग में ही बता दिया था, ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस ही नहीं होती। तो लिख लो, डू नॉट हाइड्रोलाइज। है ना, इसके दो टाइप बताए गए थे पिछले लेक्चर में, पहला एल्डोस और दूसरा कीटोस। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है, इसमें कीटोनिक ग्रुप मिलता है। जैसे ग्लूकोज, बताओ ग्लूकोज में एल्डिहाइड आता है और फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप आता है। इसका एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज। तो मोनोसैकराइड वो होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, दो टाइप के होते हैं। इनमें एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है, इसमें ये एग्जाम्पल याद रखें। ओलिगोसैकराइड क्या होता है? इनकी आप हाइड्रोलिसिस करवा दें तो लिखो कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स फिक्स्ड नंबर ऑफ मोनोसैकराइड। कभी भी मोनोसैकराइड बोले तो आप समझ लेना ग्लूकोज या फ्रुक्टोज की बातें कर रहा है। फार्मूला तो दोनों का सेम ही होता है। ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस करवा दो, देखो तो फिक्स नंबर मिलेगा। इसका टाइप है पहला डाइसैकराइड, और दूसरा है ट्राइसैकराइड। देखो ये आपने शुगर लिया और इसकी करा दी हाइड्रोलिसिस, बताओ क्या होगा? दो मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे मोनोसैकराइड के। ये बताओ, ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये दोनों मोनोसैकराइड है कि नहीं? तो जिसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर दो मॉलिक्यूल मोनोसैकराइड के मिल जाएं, इनको क्या कहते हैं? डाइसैकराइड। ये किसका पार्ट है? ओलिगोसैकराइड का। और अगर आपने मान लो किसी कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कराया और इसके तीन मॉलिक्यूल मिल गए, है ना, तो लिख लो यही डेफिनेशन है। इसमें दो मॉलिक्यूल मिलते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? डाइसैकराइड। और ट्राइसैकराइड में क्या होगा? थ्री मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मोनोसैकराइड के।
ऑन हाइड्रोलिसिस। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, रेफिनोस, फार्मूला C18H32O16। आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, वाटर पे रिएक्शन, 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे आपको। तो बताओ ये ट्राइसैकराइड हो गया। तो ओलिगोसैकराइड वो है जिसकी हाइड्रोलिसिस कराओ तो या तो 2 मॉलिक्यूल मिले मोनोसैकराइड के, या 3 मिल जाएं। 2 मिलेंगे तो डाइसैकराइड, 3 मिलेंगे तो ये ट्राइसैकराइड। मेन है एग्जाम्पल याद रखने। अब आता है पॉलीसैकराइड, नाम से ही बता रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस पर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल मोनोसैकराइड के दे दें। लिख लो, more than 3 molecules of monosaccharide on hydrolysis। एग्जाम्पल इसका है स्टार्च। आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो, ये देखो इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओ तो n मॉलिक्यूल आपको मोनोसैकराइड मतलब ग्लूकोज के मिल जाएंगे। तो बताइए ये पॉलीसैकराइड हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। जिनकी हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो कार्बोहाइड्रेट की वो कहलाते हैं मोनोसैकराइड। 2 टाइप के होते हैं, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप मिले जैसे ग्लूकोज उन्हें एल्डोस कहते हैं। जिनमें कीटोनिक ग्रुप मिले वो कहलाते हैं कीटोज, एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज। ओलिगोसैकराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको वाटर में डालो तो आपको फिक्स नंबर मिले मोनोसैकराइड का, 2 मिले या 3 मिले। 2 मिल रहे हैं तो ये कहलाएगा डाइसैकराइड। इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ तो 3 मिलेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइसैकराइड। तो जिसमें 2 या 3 मिले हैं वो है ओलिगोसैकराइड, और 3 से ज्यादा मिल जाएं वो है पॉलीसैकराइड। तो बहुत आसान है, लिख लीजिएगा। लिख लिया? चलिए, तो ये जो हम पढ़ रहे थे ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम कार्बोहाइड्रेट का, है ना। अब आपको इसके अंदर पढ़ना है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इसीलिए ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज कहते हैं, या इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम है, देख लीजिएगा। ये लाइट को क्या करता है? राइट की तरफ रोटेट कर देता है। जब इसको रखोगे आप कंटेनर में तो लाइट को, जो प्लेन पोलराइज्ड है, आइसोमेरिज्म में पढ़ा है, वो राइट की तरफ घुमा देता है। मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, राइट की तरफ रोटेट कर रहा है, इसलिए इसको डेक्स्ट्रोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो पहला ये है कि आप शुगर ले लीजिएगा या सुक्रोज ले लीजिएगा, कुछ भी बोलते, और इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो। अभी अभी पढ़ाया आपने, यहां आप कैटेलिस्ट के तौर पे ले। तो बताइए, अभी अभी पढ़ा था, ये डाइसैकराइड का एग्जाम्पल था।
तो यहां से आपको मिलता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो हमें तो ग्लूकोज चाहिए, बन गया बस। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस पर ग्लूकोज बनता है। दूसरा तरीका है स्टार्च से कैसे बनाएंगे। तो ये आपके पास स्टार्च है, आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, पढ़ा था अभी पॉलीसैकेराइड में। हाइड्रोलिसिस करवाओ तो कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लो, क्या होगा अभी बताया था, एन मॉलिक्यूल आपको ग्लूकोज के मिल जाएंगे। तो ग्लूकोज को दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस, डाइसैकेराइड था अभी बताया था, या स्टार्च की हाइड्रोलिसिस, पॉलीसैकेराइड। दोनों से ग्लूकोज बनता है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, पहली बात तो आपको बताया है कि जो ग्लूकोज है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकंड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ऑप्टिकली तो एक्टिव है ही है, तभी डेक्स्ट्रो है। तीसरा, सॉल्युबल इन वाटर है, और स्वीट इन टेस्ट तो होता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये शो करता है म्यूटा रोटेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आप कहेंगे ये क्या होता है, ये जो एंगल है थीटा, इसको कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ये स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो तो इसे बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो लिखें, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, जिसको आप थीटा बोलते हैं, ये विदाउट एनी चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। बिना किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के चेंज हुए ये एंगल चेंज हो जाए, इसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं। और ये ग्लूकोज इस प्रॉपर्टी को शो करता है, लिख लीजिएगा। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये था सेकंड लेक्चर ग्लूकोज, है ना। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और फ्रुक्टोज क्या है, ये हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। हम ग्लूकोज के आगे केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट में आपको, एक तो क्या कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है ना, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ग्लूकोज पिछले लेक्चर में। तो उसकी प्रिपरेशन तक आपको पढ़ाया था। अब हम आज आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं ग्लूकोज की। तो पहला लिख लीजिएगा ऑक्सीडेशन। क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है जिसके संग रिएक्शन करेगा उसे रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझते हैं, मतलब रिड्यूसेस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो ये क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है किसको, टॉलेंस रिएजेंट, और किसे करता है, फेहलिंग सॉल्यूशन को, और किसे करता है, ब्रोमीन वाटर को, और किसे कर देता है, स्ट्रॉन्ग
ये HNO3, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। ये तो माइल्ड होती है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन ये होता है स्ट्रॉन्ग। इन सबको ये रिड्यूस कर देता है। आप कहेंगे कैसे करता है, तो एक एक करके रिएक्शन देखिए। ये मैंने ग्लूकोज लिख लिया है, C6H12O6, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया जिससे आपको दिखाई दे कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। इसीलिए ये एल्डिहाइड वाले टेस्ट देता है, जैसे टॉलेंस रीजेंट के संग सिल्वर मिरर, फेहलिंग के संग रेड पीपीटी। ये कौन देते हैं, किसके टेस्ट हैं ये? एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप उसके अंदर है, इसलिए ये टेस्ट देता है। इस पे हाथ रख लो, क्या होगा? ये इसका रिडक्शन कर देगा, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ओ ले लेगा। तो बताइए एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पे क्या बनता है? एसिड। बाकी जो नीचे लिखा है उसको एज इट इज लिख लें। इसको कहते हैं सॉर्बिटॉल, सॉरी ग्लूकोनिक एसिड। और संग में बताओ, अगर इसने ओ ले लिया तो बचेगा क्या? सिल्वर मिरर। तो टॉलेंस रीजेंट के संग ग्लूकोज सिल्वर मिरर देता है। ये टेस्ट है ग्लूकोज का, लिख लो टेस्ट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हटा दीजिए, लिख लिया आपने। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसी में करूंगा सब कुछ, जिससे समय खराब ना हो। अब आ गया फेलिंग सॉल्यूशन। तो आपने क्या करा, इसका फेलिंग सॉल्यूशन पे रिएक्शन करा दिया, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये होता है फेलिंग सॉल्यूशन। फिर वही होगा, ओ ले लेगा और रेड पीपीटी मिलेगा क्यूप्रस ऑक्साइड का। तो ग्लूकोज फेलिंग सॉल्यूशन के संग क्या देता है? रेड पीपीटी। ये इसका सेकंड टेस्ट है, लिख लिया। तीसरा है ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर जो होता है, इसका कलर होता है ब्राउनिश रेड कलर। जैसे ही ग्लूकोज में आप इसे डालेंगे, ये क्या है? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये खुद रिएक्शन नहीं करता है, समझ गए बात को? ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, कर दिया, बस हटा दो इसे। मतलब इसका जो ब्राउनिश रेड कलर था, इसमें डालते ही वो डीकलराइज हो गया। तो ग्लूकोज क्या करता है? ब्रोमीन वाटर का कलर गायब कर देता है। तो लिख लो ग्लूकोज जो है, लिखो इट डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन का जो कलर था वो गायब कर दिया इसने। अब अंतिम आता है इसके बाद डाइल्यूट HNO3, लिख लो पहले से। अब देखें, देखिए डाइल्यूट HNO3 जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा? इसका इधर भी ऑक्सीडेशन कर देगा, इधर भी कर देगा। तो दोनों जगह क्या बन जाएगा? एसिड। इसको कहते हैं सक्सेरिक एसिड। ये सक्सेरिक एसिड लिख लीजिएगा। तो ये चारों रिएक्शन बहुत कीमती हैं ग्लूकोज के, लिख लो। बढ़े आगे, चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखिए सेकंड रिडक्शन। रिडक्शन जब ग्लूकोज का आप करेंगे, ये आपने इसका रिडक्शन करवा दिए, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। रिडक्शन जो होता है, ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम अमलगम। तो जब आप इसका रिडक्शन करवाएंगे तो आप जानते हो अल्कोहल का तो रिडक्शन होता नहीं है,
किसका होगा? एल्डिहाइड का। और एल्डिहाइड के रिडक्शन पे क्या होता है? एच लग जाता है। बस बाकी जो था वो एज इट इज रहेगा। केवल इसका रिडक्शन हो जाएगा, एच लग जाएगा। इसको कहते हैं सॉर्बिटॉल। इसी का दूसरा रिएक्शन भी देख लो। अगर आपने रेड फास्फोरस और HI का रिएक्शन करा दिए, ये भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या करेगा? ये जितने भी ऑक्सीजन है इसके अंदर सब खा जाएगा। रिडक्शन का मतलब O का निकलना, और सब के सब जो दिखाई दे रहे हैं आपको वो हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएंगे। मतलब जितने कार्बन हैं उतने कार्बन की एल्केन बन जाएगी, तो ये बन जाती एनहेक्सेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रख लेना। तो ये थे दो रिडक्शन जो आपको सिखाए गए। तीसरा देखिएगा। तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद, किसके संग रिएक्शन करा रहे हैं भैया? हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोक्सिल अमाइन, है ना। और इसको कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। ये रिएक्शन एक साथ देखो, क्योंकि ये भी एल्डिहाइड देती हैं, ये भी देंगे। तो पहले ग्लूकोज लिख लीजिएगा। आपने इसका रिएक्शन हाइड्रोसाइनिक एसिड पे कराया। ध्यान करो, जब एल्डिहाइड पढ़ रहे थे क्या होता था? इस पे रख लो हाथ, अगर समझना है तो। एल्डिहाइड वाला रिएक्शन करवा दो, एक बॉन्ड हटेगा। जब एक बॉन्ड हटता है तो दो वैलेंसी फ्री हो जाती है और बाकी एज इट इज रहेगा। तो जिस बच्चे को एल्डिहाइड कीटोन आता है चैप्टर, उसको अच्छा समझ में आएगा जी। अब आप H किसके संग लगाती हो? नॉन मेटल के संग। इस पे लगा दो Cn, तो ये साइनोहाइड्रिन बन गया। क्लियर हो रहा? ऐसे ही आपने अगर इसका रिएक्शन करवा दिया हाइड्रोक्सिल अमाइन पे, हाइड्रोक्सिल अमाइन पे, तो वही होगा। आपने पढ़ा, ये देखो एल्डिहाइड में H2O निकल जाएगा और बन जाएगा क्या? ऑक्साइन। इसको कहते हैं ऑक्साइन। तो ये चैप्टर इसीलिए जल्दी याद होता है क्योंकि इसके अंदर सारे एल्डिहाइड वाले रिएक्शन। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब इसी में तीसरा रिएक्शन देखिए। अगर मान लो पेपर में किसी ने कहा कि आप इसका रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन पे करवाओ, तो होना वही है। आप जानते हैं क्या होने वाला है? जो एल्डिहाइड कीटोन में था H2O निकल जाएगा और हाइड्राजीन से याद होगा हाइड्राजोन बनता था। याद आ रहा है? तो ये हाइड्राजोन बन गया साहब आपके पास में। इसका नाम है हाइड्राजोन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसको एक्सेस में भी ले लेती हैं जी। तो वो मैं आपको बताता हूं। लिखो, इन एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। अगर मान लो आपने इसको एक्सेस में ले लिया तो क्या करोगे? इसका फर्दर रिएक्शन करा दीजिएगा। आपने इसका रिएक्शन फिर करवा दिया। अगले स्टेप में ये क्या करता है कि ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, यहां पर इसको बॉन्ड खोल के लिख देता हूं मैं। यहां मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 की बजाय 1 और 3। तो अगले स्टेप में क्या करता है, ये इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। तो ऑक्सीडेशन पे HH निकल जाएगा। वो जो 2 H निकले हैं वो इसको ऐसे काट देती हैं, एक H इधर, एक H इधर। तो बताइए, जो 2 H निकले हैं ऑक्सीडेशन से, तो ये क्या बन गया बताइए?
ये बन गई अमोनिया और ये बन गया एनिलीन, ये बाहर निकल गए दोनों, है ना। तो इसने क्या करा, सेकंड स्टेप में इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, इसमें से HH निकल गए। अब HH निकलेंगे तो सोचिए क्या बनना चाहिए, आपके हिसाब से सोचिएगा, है ना। ये देखो ये बन गया, इसको ऐसे बना लीजिएगा आप। फिर नेक्स्ट स्टेप में चूंकि एक्सेस में लिया हुआ है, फिर रिएक्शन करवा दो। अब आप बताओ, ये कीटोन ग्रुप है, ये इससे रिएक्शन करेगा नहीं करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन ही तो रिएक्शन करते हैं, इससे क्या निकल जाता है, H2। तो ये वाला जो O है ये H2 लेके निकल लेगा, तो आपके पास ये बन जाएगा। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस समझ समझ के चलो। यहां से OH2 लेके चला गया, तो जो बचा है वो लगा दीजिएगा। तो ये जो आपके पास बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये येलो प्रेसिपिटेट मिल जाता है आपको, किसका? इसका नाम है ग्लूकोसाजोन। तो पेपर में ध्यान रखना, ये ग्लूकोज का टेस्ट भी है कि ग्लूकोज एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के संग येलो प्रेसिपिटेट देता है, किसका? ग्लूकोसाजोन का। और यही सिमेट्री से मैं आपको फ्रुक्टोज में बताऊंगा, फ्रुक्टोज में भी यही होने वाला है। तो लिख लीजिएगा इसको। हो गया क्लियर? तो आपको ये तीनों रिएक्शन बता दिए गए डिटेल में। अब आपको बताना जाएगा इसके बाद में, देखिएगा इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे प्रूव करेंगे आप। लिखो, प्रूव दैट कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज कंटेन 5OH ग्रुप। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि कैसे प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज के अंदर 5OH ग्रुप है। तो आपको करना क्या है, ये आपने ग्लूकोज का फार्मूला लिख लिया है, और करना क्या है, आपने इसका रिएक्शन PCl5 पे करवा दीजिएगा। PCl5 का ऑर्गेनिक में क्या काम है, कई बार बताया है कि OH हटाओ Cl लगाओ। तो इसमें तो 5 OH हैं, 4 ये रहे ये रहे, तो आपको ये 5 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो क्या होगा, OH हट गया, Cl लग गया। तो इससे बताओ प्रूव हो गया कि नहीं हो गया आपके पास में कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप हैं, क्योंकि एक PCl5 एक OH हटाता है, तो 5 ले लो, तो 5 OH हट जाएंगे, उनकी जगह Cl लग जाएगा। इसका नाम है पेंटाक्लोरो ग्लूकोज। 5 क्लोरो है और ग्लूकोज का सब्स्टिट्यूट है, तो इसका नाम हो गया पेंटाक्लोरो ग्लूकोज। तो एक रिएक्शन तो ये है, और दूसरा ये है एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन करवा दो। इसका भी यही काम होता है, एसिटाइलेशन। H हटेगा, Cl लगेगा, रिप्लेसमेंट। तो बताओ इसमें कितने OH हैं, 5, तो 5 ले लीजिएगा। तो क्या होगा बताइएगा, HCl ले गया, और बाकी जो बचा है एसिटाइल, उसको लगा दीजिए सब्स्टिट्यूशन, ऐसे ही यहां। तो अगर आप समझ के चलेंगे तो समस्या नहीं आएगी, रटना है तो बात अलग है। HCl लेके चला गया, HCl निकल गया, तो कहां से H हटता है, OH के बगल से। तो OH तो 5 हैं, तो 5 लेने पड़ेंगे। H हटाते जाओ और ऐसी ये लगाते जाओ, एसिटाइल ग्रुप। क्या कहलाता है, एसिटाइलेशन। तो ये जो बना है इसका नाम है ग्लूकोज, और कितने एसीटेट ग्रुप हैं, 5, तो पेंटा एसीटेट। हो रहा है क्लियर? तो अगर आपने ये 2 रिएक्शन लिख दिए तो प्रूव हो रहा भाई इसके अंदर 5 OH हैं, तभी तो आपको 5 मॉलिक्यूल लेने पड़ रहे हैं। एक
लेते तो एक रिप्लेस होता, लेकिन OH 5 है तो 5 रिप्लेस होंगे, लिख लीजिएगा। हो गया क्लियर? देखिए अब इसके आगे बढ़ती हैं। ये तो हमने प्रूव कर दिया भाई, इसके अंदर 5 OH ग्रुप है। लिखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन। रिएक्शन किसके संग कराने जा रहे हैं? कंसंट्रेटेड HCl के संग कराने जा रहे हैं, लिख लीजिएगा। तो आप मुझे बताइए ग्लूकोज कैसे लिखते हैं? तो आप कहेंगे साहब ग्लूकोज तो ऐसे लिखते हैं, पर ये रिएक्शन स्पेशल है क्योंकि आप इसको बॉन्ड खोल के ऐसे लिखेंगे। देखिएगा ये लिखा है CH2OH, ये रहा, फिर उसके बाद C, फिर यहां OH, इधर H। बताओ इस पे 5 4 ये लिखे हुए हैं, CHOH 4 हैं तो मैंने एक CHOH लिख लिया, ये दूसरा CHOH, ये तीसरा CH, ये चौथा है। इसको स्टाइल से लिखना है तब काम चलेगा। देखिए यहां से देखिए CH2OH, अब CHOH 4 बार है, CHOH 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 और फिर लास्ट में है CHO। अगर आपने इसको ऐसे नहीं लिखा, इस रिएक्शन को आप नहीं कर पाएंगे। बहुत ही कीमती रिएक्शन है। क्या करना है? कंसंट्रेटेड HCl लेना है और कोल्ड में लेना है। क्या होगा? वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, और इसको ऐसे लिख देता हूं या ऐसे ही सही है, वाटर बाहर निकल जाएगा। 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। तो आप सोचिए क्या बनेगा, सोचिए, है ना। वहां बनाने की बजाय मैं चाहता हूं इसी में बनाऊं। देखो H2O निकल गया तो क्या रह जाएगा? सिर्फ O, चिन्हियां बना देती हैं तो ये रह गया O। इधर क्या लिखा है? CH2OH, इनको तो आप छू नहीं रहे। इधर क्या लिखा है? CHO एज इट इज। यहां से वाटर निकला तो बताओ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे ही इधर से वाटर निकला तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझ के चलो। और ये दोनों एज इट इज जुड़े होंगे। इसका नाम है, यहां लिखता हूं, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुरल। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नाम ये जो बना है फुरफुरल, जैसे दिखाई दे रहा है आपको, एक चिड़िया सी दिखाई दे रही है, यूं हाथ उड़ रही है ऐसे करके, फुरफुरल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपने इसको स्ट्रक्चर खोल के नहीं लिखा तो समझ में नहीं आएगा आपको, गारंटी। हो गया क्लियर? चलिए, तो ये आपने ग्लूकोज का अगला रिएक्शन देखा। अब ग्लूकोज के 2 रिएक्शन आपको और दिखाएंगे। वो कौन से हैं देखिए। एक तो है डिहाइड्रेशन और दूसरा है फर्मेंटेशन। डिहाइड्रेशन में क्या है? जैसे ये तुम्हारे पास ग्लूकोज है और आप सब जानते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है।
तो जैसे ही इसका डिहाइड्रेशन होगा तो आप सोचिए, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि कार्बन और वाटर से मिलकर बना है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? और इसका काम है वाटर का निकाल देना, तो ये वाटर बाहर निकाल देगा। तो बताओ बचा क्या अगर वाटर निकल गया? तो कार्बन। तो आप देखोगे ये जो बनता है ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाता है, ब्लैक कलर का। कार्बन तो ब्लैक होता है, इधर लिख दो, ये इधर लिख दो, बात एक ही। यहां लिख दो, लिख लीजिएगा, लिख लिए। फर्मेंटेशन में क्या होता है सब बच्चे जानते हैं, उसमें पढ़ाया था एल्कोहल में। अगर आपने इसका फर्मेंटेशन जाइमेस जो एंजाइम कैटेलिस्ट है इसकी प्रेजेंस में करवा दिया तो क्या होगा? तो जाइमेस की प्रेजेंस में इसका फर्मेंटेशन हो गया। तो फर्मेंटेशन के समय क्या बनता है याद है आपको? एल्कोहल। ये रिएक्शन लर्न करने का है। तो एल्कोहल की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन काम आया था कि ग्लूकोज का फर्मेंटेशन कराइए एंजाइम कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। लिख लिए? चलिए अब दो रिएक्शन आपको लास्ट दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा। देखो ये ग्लूकोज आपके पास में लिखा हुआ है C6H12O6। O6 को O5 लिख लो, तो बताओ एक O बचेगा। और यहां पर जो आपके पास था क्या? C6H12O6। 12 की जगह 11 लिखा है तो एक H हो गया। इसका रिएक्शन आप करवा दीजिए मिथनॉल पे। तो मिथनॉल पे जैसी रिएक्शन करवाएंगे आप तो क्या होगा? प्रेजेंस ले लो यहां पर किसकी? ड्राई HCl की। तो यहां से वाटर बाहर निकल जाता है, तो क्या बचेगा? ये बचेगा मिथाइल, इसको कहते हैं ग्लूकोसाइड। लिख लीजिएगा, ये मिथाइल ग्लूकोसाइड है। लिख लिया? हो गया क्लियर? ये एक रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन एक और दिखा देता हूं आपको, रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या है? ये ग्लूकोज है, इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे करा दीजिएगा आप। तो क्या होगा? जैसे ही हीट करोगे यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा और ये अटैच हो जाएगा। इसको कहते हैं कैल्शियम ग्लूको। उसमें ग्लूकोसाइड था, इसमें ग्लूकोसेट है। तो ये नाम तो आपको लर्न करने पड़ेंगे बेटा, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये हमारा जाके ग्लूकोज खत्म हो गया। लेकिन आपसे कोई कहे भाई ये बताओ ग्लूकोज से फ्रुक्टोज कैसे बनाओगे, है ना? तो हेडिंग डाल दीजिए, लिखो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज। ग्लूकोज से फ्रुक्टोज कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा फ्रुक्टोज ही तो है भाई। कार्बोहाइड्रेट में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स, जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या थे? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। तो हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पढ़ना है। तो हमारा ग्लूकोज तो हो गया खत्म। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे फ्रुक्टोज।
तो कैसे ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बनाना है देखिएगा, इसको ऐसे लिख लो, 4 की बजाय ऐसे लिख लो। इसका सबसे पहले एक्सेस ऑफ, अभी पढ़ा था आपने फिनाइल हाइड्राजीन, एक्सेस में ले लो। तो मैं 2 स्टेप बीच में मिसिंग कर रहा हूं, बताना एक्सेस के बाद क्या बन गया था। ग्लूकोसाजोन, ध्यान आ रहा होगा शायद, येलो प्रेसिपिटेट मिल गया था, किसका? ग्लूकोसाजोन। तो ये हमारे पास ग्लूकोसाजोन बन गया है। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? देख लो आप, इसका एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन पे रिएक्शन कराया, क्या मिल गया था? ग्लूकोसाजोन। इसकी करा दीजिए हाइड्रोलिसिस, तो क्या करेगा ये? यहां से कट जाएगा, इधर O इधर 2H, इधर O इधर 2H, दोनों वाटर ऐड हो गए। तो बताओ, ये तो हो गया अलग, ये टूट के दोनों अलग हो गए, क्या? फिनाइल हाइड्राजीन, ये हो गए दोनों अलग। बताओ इधर बचा क्या? यहां बचा ये बच गए। इसका आप करा दीजिए रिडक्शन। तो बताना कि कीटोन का, ये देखा आपने पहले रिडक्शन कहां से होता? कॉर्नर से। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है याद करिए? HH लग जाएगा, एल्कोहल। इसीलिए पार्शियल लिया है, 4H नहीं लिए मैंने। तो ये जो बनेगा, बताइए इसका नाम फ्रुक्टोज है कि नहीं? ये फ्रुक्टोज का फार्मूला होता है। तो आपको ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बनाना है तो क्या करेंगे? पहले हम ग्लूकोज का एक्सेस ऑफ इस पे रिएक्शन कराएंगे। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ये बनता है ग्लूकोसाजोन। इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, यहां से ब्रेक कर जाएगा, ये जुड़ गए 2 वाटर, ये तो निकल गया बाहर, ये बन गया। इसका रिडक्शन करा दो, तो रिडक्शन यहां से होगा, HH जुड़ जाएगा, बन गया। तो ये तो मैंने पढ़ा है ग्लूकोज से फ्रुक्टोज कैसे बनाते हैं। अब आपको बताता हूं फ्रुक्टोज से ग्लूकोज कैसे बनाते हैं। लिखिए, हेडिंग डाल लो कि कन्वर्जन ऑफ किसका? फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज। फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज, फ्रुक्टोज से ग्लूकोज कैसे बनाएंगे? तो पहले आप क्या करेंगे? फ्रुक्टोज का फार्मूला लिख लेंगे। ये साहब फार्मूला है फ्रुक्टोज का। इसका आप क्या कराओ? हाइड्रोजिनेशन करवा दो, हाइड्रोजन पे रिएक्शन, ये कैटेलिस्ट है। तो आपको मालूम है रिडक्शन या हाइड्रोजिनेशन एल्कोहल का तो होता नहीं है, कीटोन का हो जाएगा। बॉन्ड हटेगा, HH लग जाएगा, तो ये आपके पास ये बन जाएगा। आ रहा है समझ में? ये बन गया, बॉन्ड हट गया, वैलेंसी फ्री हो गई, HH लग गया। इसका करा दीजिए ऑक्सीडेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किसकी प्रेजेंस में कराना है? फेंटन रिएजेंट। और फेंटन रिएजेंट पेपर में कई बार अलग से भी पूछ लिया जाता है कि क्या होता है इनका मिक्सचर। इसके मिक्सचर को फेंटन रिएजेंट कहते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करेगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, HH निकल जाएगा। और आप सब जानते हैं ये जो बन गया यही तो ग्लूकोज है। तो 2 स्टेप लगे आपको बनाने में। पहले कराइए हाइड्रोजन निकल का, बॉन्ड हटेगा, HH लग जाएगा। फिर कराइए ऑक्सीडेशन इस रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? यहां कॉर्नर से ऑक्सीडेशन का मतलब H का निकलना, H निकल गए, ये बन गया, ये ग्लूकोज है। तो ये 2 कन्वर्जन थे, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज एंड फ्रुक्टोज से ग्लूकोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, लिख लीजिएगा।
हटा दें इसे। चलिए, इसके बाद आप देखिएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इन दोनों के ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप ग्लूकोज के फार्मूले को लिख लो, स्ट्रक्चर को खोल लो, ऐसे लिख लो। और फ्रुक्टोज को भी लिख लो, एक साथ बताते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। फ्रुक्टोज को भी ऐसे खोल लीजिए बॉन्ड में। ये ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज। आपको अगर ऑप्टिकल आइसोमर निकालनी है तो आपको कायरल कार्बन मालूम करने पड़ेंगे कितने हैं। तो कायरल कार्बन आपको बताया गया वो कार्बन होता है जिस पर 4 मोनोवेलेंट ग्रुप अलग अलग लगे होने चाहिए। इस पे अगर ये चारों अलग अलग होंगे तो इस कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। तो इसमें ढूंढो क्या ये कायरल कार्बन है। इस पर देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और नीचे वाले बॉन्ड पे ये पूरा अलग है। इसकी भी स्थिति यही है, इसकी भी यही है, इसकी भी यही है। इसमें 2H सेम है, देखना बेकार है, चारों अलग अलग होने चाहिए। और इसको इसलिए नहीं देख रहा हूं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, जबकि कायरल में चारों सिंगल आने चाहिए। तो इन दोनों को देखना बेकार है। तो इसके अंदर 4 कायरल हैं और फार्मूला होता है ऑप्टिकल आइसोमर का ये। तो इसमें आप N की जगह 4 रख दीजिए, तो आप कहोगे इसके 16 आइसोमर बनेंगे ग्लूकोज के ऑप्टिकल। और इसमें देखें अगर फ्रुक्टोज में तो कायरल यही 3 है। भाई इसको देखना बेकार है, डबल बॉन्ड लगा है, इसके संग 2H है, जबकि चारों अलग अलग होने चाहिए, यहां 2 सेम है, इसमें भी 2 सेम है। तो इसमें 3 कायरल हो गए। तो 3 कायरल हैं तो आप समझ गए मेरी बात। इसके 8 आइसोमर बनेंगे। तो फ्रुक्टोज के ऑप्टिकल आइसोमर 8, ग्लूकोज के बनते हैं 16। तो ये आपने ग्लूकोज और थोड़ा सा पोर्शन फ्रुक्टोज का पढ़ा है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके आगे फ्रुक्टोज के बारे में, लिख लीजिएगा। अब हम कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसैकेराइड है, पिछले लेक्चर में ग्लूकोज पढ़ाया था, अब बताने जा रहे हैं फ्रुक्टोज। देखिए फ्रुक्टोज का एक और नाम है लेवुलोज। क्यों? क्योंकि ये लेवो रोटेटरी होता है। ये जो लाइट होती है प्लेन पोलराइज, जो ऐसे थी, उसको लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है थ्रू सर्टेन एंगल। तो लेफ्ट की तरफ कर रहा है लेवो रोटेटरी, इसलिए इसको लेवुलोज। और ग्लूकोज क्या करता था? लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता था, तो उसको कहते थे डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो, इसलिए ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज बोलते हैं। फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन ग्लूकोज क्या करता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहां मोड़ देता? राइट की तरफ। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो उसका नाम डेक्स्ट्रोज है। तो ग्लूकोज को कहते हैं डेक्स्ट्रोज। जैसे कभी मार्केट में आप जाइए मेडिकल की दुकान पे और आप कहिए साहब मुझको एक ग्लूकोज की बोतल चाहिए, किसी को ड्रिप चढ़ानी है, तो उस पर ग्लूकोज नहीं लिखा होगा, उस पर डेक्स्ट्रोज लिखा होगा। कंफ्यूज मत हो जाना, डेक्स्ट्रोज मतलब ग्लूकोज। और ये जो होता है लेवुलोज, फ्रुक्टोज, ये सबसे ज्यादा मीठी होती है। ये होती है स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर। सारी शुगर्स में सबसे मीठी यही होती है, ठीक है। तो फ्रुक्टोज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका प्रिपरेशन का तरीका यही है कि आप
ये लीजिए शुगर, इसका आप करा दीजिएगा हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। जैसे ही आप इसका रिएक्शन कराएंगे आप क्या पाएंगे, आपको जो बीच में एंजाइम कैटेलिस्ट लेना है वो है इन्वर्टेज। एंजाइम के जितने भी एंजाइम कैटेलिस्ट होंगे उनके लास्ट में एज आएगा, है ना, यूरेज, जाइमेज, इन्वर्टेज, लाइपेज। तो जिनके पीछे एज आ जाए समझ लो वो एंजाइम कैटेलिस्ट। तो क्या हो जाएगा इसका फर्मेंटेशन। तो ये बनेंगे दो मॉलिक्यूल, एक इनमें ग्लूकोज होता है और एक फ्रुक्टोज है। फार्मूला तो सेम है दोनों का। दूसरा ये आपके पास है, इसको कहते हैं इंसुलिन। फार्मूला स्टार्च जैसा ही है। ये एक डहेलिया का पौधा होता, फूल देखा होगा डहेलिया का आपने, बड़ा सा होता है सूरजमुखी जैसा, सनफ्लावर जैसा, उसको उसमें से निकाला जाता है, डहेलिया में से। इसकी भी आपने हाइड्रोलिसिस करा दी और यही डाइल्यूट H2SO4 ले लिया। तो N मॉलिक्यूल जो आपको मिलेंगे वो फ्रुक्टोज के होंगे। अगर ये स्टार्च होता तो आपको मिलता ग्लूकोज, रिएक्शन सेम है। तो स्टार्च का फार्मूला भी यही है। तो स्टार्च से ग्लूकोज मिलता है, इंसुलिन से फ्रुक्टोज मिलता है। तो ये इसकी दो प्रिपरेशन है, लिख लीजिएगा। लिख लिया। चलिए अब हेडिंग डाल दो केमिकल प्रॉपर्टी। भाई फिजिकल प्रॉपर्टी में तो यही है, ये वाटर में सोलुबल होता है, क्रिस्टलाइन होता है और ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देता है ना। केमिकल प्रॉपर्टी में पहला ले रहे हैं ऑक्सीडेशन। जैसे हमने किस में लिया था याद होगा, हमने लिया था ग्लूकोज में। तो रिएक्शन पढ़े थे हमने, कौन कौन से याद करो। टॉलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन, ब्रोमीन वाटर एंड कंसंट्रेटेड HNO3। याद आ रहा है? तो वही सिमेट्री चलेगी यहां भी, लिख लीजिएगा। क्या चलेगी सिमेट्री देखिएगा। पहला फ्रुक्टोज जो होता है उसका फार्मूला लिख लीजिएगा। ये है फ्रुक्टोज का फार्मूला, इसे मैंने ऐसे लिख लिया है। ब्रोमीन वाटर जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो अगर पेपर में कभी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिफरेंस पूछ ले तो पहला टेस्ट यही है कि ये ब्रोमीन वाटर के संग नो रिएक्शन, जबकि ग्लूकोज क्या देता था याद है, ग्लूकोनिक एसिड। तो लिख लो द टेस्ट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कौन सा है, ब्रोमीन वाटर। ये ब्रोमीन वाटर के संग रिएक्शन नहीं करता है, ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर का कलर डीकलराइज कर देता है। याद आ गया होगा आपको, लिख लीजिएगा। दूसरा रिएक्शन ये है कि मैंने मान लो इसका रिएक्शन करवा दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे, तो क्या होगा, ये डाइल्यूट होता था शायद, हाँ डाइल्यूट था, करा दिया। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इसको एक बार के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं।
तो ये क्या करता है, इसको यहां से काट देता है ना, और इसका भी एसिड बना देता है, इसका भी एसिड बना देता है, इसका भी एसिड बना देता है। तो बताओ इसे काट दो तो क्या होगा, इसका क्या बना दिया, एसिड, प्लस यहां से काट दिया तो ये अलग हो गया। तो ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है ग्लूकोज का इस पे कराते थे तो सक्सेरिक एसिड बनता था, और यहां फ्रुक्टोज का कराओगे तो मिक्सचर बनेगा, इसका नाम है ग्लाई ऑक्जेलिक एसिड और इसका नाम है टार्टारिक एसिड। तो फ्रुक्टोज जो है उसमें मिक्सचर बनता है इन दोनों का, और ग्लूकोज में बनता था इस रिएक्शन के दौरान क्या, सक्सेरिक एसिड। तो ये दोनों का डिफरेंस है, लिख लीजिएगा, लिख लिए। चलिए आराम आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं। तीसरा मैं आपको बताता हूं, यहां नोट करके लिख लो कि जो फ्रुक्टोज होता है गिव सिल्वर मिरर, ये बड़ा समझने की चीज है, सिल्वर मिरर विद टॉलेंस रीजेंट। आप मन में सोचेंगे कि भाई टॉलेंस वाला टेस्ट तो ग्लूकोज देता था क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, एंड फेहलिंग सॉल्यूशन रेड पीपीटी विद फेहलिंग सॉल्यूशन। भाई ग्लूकोज तो देता था, मालूम है क्यों, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, और ये दोनों टेस्ट किसके हैं, एल्डिहाइड के। लेकिन फ्रुक्टोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप होता ही नहीं है, कीटोनिक ग्रुप होता है, तो कीटोन थोड़ी देती है इस टेस्ट को, लेकिन ये देता है। क्यों देता है, लिख लो, यहां रीजन लिख देता हूं मैं, लिख लो रीजन क्यों देता है, लिखो, दिस इज बिकॉज the alkaline solution of fructose। जो फ्रुक्टोज का आपने एल्कलाइन सॉल्यूशन अगर ले लिया मान लीजिए, तो आपको क्या क्या मिलेगा, टू गिव, एक तो मिलेगा डी ग्लूकोज, इनका मिक्सचर मिलेगा, और दूसरा मिलेगा डी मनहोस। इन दोनों का मिक्सचर मिल जाता है, और इसमें आपको मालूम ही है ये दे देता है क्या, टॉलेंस फेलिंग। ये है कारण मुख्य कि ये क्यों देता है टॉलेंस फेलिंग, लिख लिए, लिख लिए। और ये दोनों कैसे हैं, लिख लो, विच आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इनको रिड्यूस कर देंगे, टॉलेंस फेलिंग को टेस्ट दे देंगे। आ रहा है समझ में। तो चार रिएक्शन आपको फ्रुक्टोज के बताए गए, टॉलेंस, फेलिंग, ब्रोमीन वाटर से तो रिएक्शन ही नहीं करता है, और डाइल्यूट HNO3 के संग मिक्सचर बना देता है। अब लिखो रिडक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों है, देखिए, ये आपके पास फ्रुक्टोज है, आराम आराम से लिख लिख के समझिए, टिका टिका के, ये फ्रुक्टोज है। आपने क्या करा, इसका रिडक्शन करवा दिया। किसके संग करा दिया, जैसे आपने ग्लूकोज में करवाया था। तो ग्लूकोज में ध्यान आ रहा है, रिडक्शन पे क्या बनता था, क्या बनता था, सॉर्बिटॉल, ध्यान है, एल्डिहाइड में HH लग जाता था। अब तो मैं मालूम है रिडक्शन एल्कोहल का तो होता नहीं है, ये होगा कीटोन का, और कीटोन में कैसे होता है, याद है, बॉन्ड हट के HH लग जाएगा। लेकिन उस HH लगने का
दो तरीका होगा, एक बार तो H इधर लग जाए O के संग, और एक बार ये भी प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला OH उस साइड में लग जाए, तो दोनों का मिक्सचर बनता है। इसका नाम है डी सॉर्बिटॉल और इसका नाम है एल मैनीटॉल। नाम याद रखिए, एक में OH इधर आ रहा है, तो अगर OH राइट हैंड साइड में आए तो D, लेफ्ट में आए तो L, लिख लीजिएगा। तो फ्रुक्टोज के रिडक्शन पे इनका मिक्सचर मिलता है, जबकि ग्लूकोज में इसके रिएक्शन पे क्या होता था, इसकी प्रेजेंस में केवल ये बनता था सॉर्बिटॉल, अगर ध्यान आ रहा हो आपको। तो ये दोनों में डिफरेंस, ठीक है। अब अगले रिएक्शन देख लो, रिएक्शन विद हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोक्सिलमीन, फिनाइल हाइड्राजीन, सब रिएक्शन एक जैसे हैं। आप कहेंगे कैसे, जरा बताना। देखो, ये मेरे पास फ्रुक्टोज है, ऐसे लिख लिए। अब आप इसका क्या कराओ, देखो सरल तरीका बता रहा हूं, रिएक्शन करा दीजिए, तीनों रिएक्शन एक साथ देख लीजिए। सिमेट्री क्या होता था, याद है भाई, अल्कोहल तो ये रिएक्शन देते नहीं है, ये किसके रिएक्शन है, ये रिएक्शन है साहब एल्डिहाइड कीटोन के। तो ये करेगा कैसे, बॉन्ड हटेगा, दो वैलेंसी फ्री होंगी, एक पर H लगा दो, एक पे CN, तो ये बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। याद आ गया, इसी में दिखा देता हूं कैसे, बॉन्ड हट जाएगा, H लग जाएगा, सॉरी इस पर H लग जाएगा, इस पे CN लग जाएगा। ध्यान आ गया, ग्लूकोज में होता था, इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। चलो दोबारा से आ जाओ, इसमें क्या होता था, याद करिए, वाटर बाहर निकल जाता था, जो बनता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्साइन। बिल्कुल ग्लूकोज वाले रिएक्शन है, क्या हुआ, H2O निकल गया, NOH लग गया, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां पर ये बन जाएगा, इसको ऑक्साइन कहते हैं। फिर आ जाओ तीसरे पे, सिमेट्री से पढ़ो, ये है, फिर वहीं आ जाओ। अब याद करो, इसका रिएक्शन इस पर करवाया, फिर H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। लेकिन अगर आपने इसका रिएक्शन एक्सेस पे करा दिया तो क्या बनता है, तो बनता है इन एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। अगर इसका एक्सेस है तो जैसे उसमें येलो बनता था ग्लूकोसाजोन, इसमें भी येलो बनता है, किसका, फ्रुक्टोसाजोन। सेम रिएक्शन, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये हमारा फ्रुक्टोज खत्म हो गया बेटे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, ठीक है।